अनदेखा तदेस हमारा फातिमा के कलम से माखूज किस नंबर 3 लिखा रही ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सूरज ने ज़मीन पर रोशनी डाली तो एक नए दिन का आगाज़ हुआ। एक नया दिन, एक नया आगाज़। नींद में गाफिल वो बेसुध लेटी थी। रात में होने वाले अजीब से वाक़या का सोचते वो बहुत देर से सोई थी, जब अचानक खामोश और तारीक कमरे में साइड टेबल पर रखे मोबाइल मुर्तइश हुआ और फिर एक मखसूस आवाज़ गूंजी। वो मैसेज टोन की थी। फिर ये सिलसिला चलता गया। मैसेज पर मैसेज आने लगे। वो हड़बड़ा कर उठी। आंखों से स्लीपिंग मास्क उतार कर उसने साइड टेबल की जानिब देखा। मोबाइल को यूं बजता देखकर परसों का वाक़या याद करते हुए उसके दिल की धड़कन इंतहा की तेज हो गई। इतनी कि उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया जहाँ आज भी राबिया की कॉल आ रही थी। उसने कांपते हाथों से कॉल का बटन दबाया। अनाब, ये क्या हो रहा है? राबिया की आवाज़ में हद दर्जे परेशानी थी। अनाब को सूरत-ए-हाल जानी पहचानी लगी। क्या हुआ है? उसकी आवाज़ कांप गई। तुम्हारी आईडी से यूनिवर्सिटी फॉर्म पर फिर से कुछ पोस्ट किया गया है। अनाब का दिल बैठ गया। दिल धड़कन, बेचैनी सब बढ़ गई। ये सब राफिया की बात मुकम्मल सुने बगैर उसने कॉल बंद की और यूनिवर्सिटी की साइट खोली। यूनिवर्सिटी फॉर्म खोलने लगी, जहाँ हज़ारों की तादाद में उसकी आईडी से शाया होने वाले ब्लॉग पे कमेंट थे। ये नया शाया होने वाले ब्लॉग पढ़ने लगी। आज भी पढ़ते-पढ़ते उसके चेहरे के रंग बदलते गए। आज भी आखिर तक पहुँचते उसने एक हाथ खौफ और हैरानगी के मारे मुँह पर रख लिया। आज वहाँ उसके एक सब्जेक्ट टीचर को निशाना बनाया गया था। आज यूनिवर्सिटी के एक इंतहाई काबिल उस्ताद पर कीचड़ उछाला गया था। इनके साथ से ढेरों नामुनासिब बातें मंसूब की गई थी। इसने हिम्मत करके स्टूडेंट के कमेंट पढ़ना शुरू किया। पहला कमेंट कुछ यूँ था, क्या बकवास है, ये लड़की खुद को समझती क्या है। दूसरे में इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल था। वो मज़ीद बढ़ती गई। वहाँ कहीं भी ये नहीं था। वहाँ कोई भी ये बात नहीं मान रहा था कि ये वो नहीं है। वहाँ कोई ये नहीं सोच रहा था आप ऐसा क्यों करेगी। सब ये पूछ रहे थे वो ऐसा क्यों कर रही है। आखिरकार दिल बर्दाश्त हो के उसने मोबाइल ही बंद कर दिया। बेड से ठीक लगाए कंबल शानों तक खींचे वो खला में घूरने लगी। तारीख कमरे में एक खार मुड़ रही नुक्ते को घूरते उसकी आंखें डबडबाने लगी। फिर आंखों के किनारे मोती जमा होने लगे और फिर पलकों ने झुककर आंखों की धुंध धुंधलाई बसारत को साफ किया। पलकों से आज़ाद हुए आंसू अब रुखसार पर बहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सोचें जहन में पनपने लगी। सब याद कर कर के उसका दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। आजकल सब कुछ किसी का मजाक समझने वाली अनाब अब हकीकतन परेशान होने लगी थी। हर वाक़े को वहम मान के ज़हन से निकाल देने वाली अनाब अब हर वाक़े को अपने ज़हन के पर्दों पे चलाने लगी। जो वो किसी को बता ना पाई थी वो सब याद करने लगी। सब कब शुरू हुआ? हर चीज़ परसों सुबह शुरू हुई। सबसे पहले वो ब्लॉग, फिर अपना वहम जानकर बेफ़िक्र हो जाने वाली बात ने सोचों को झंझोड़ा। आईने पर लिखे अल्फाज आंखों के सामने आने लगे। वेलकम टू द गेम, उसने दोहराया। तो क्या वो वाक़ई वहम नहीं था? दिमाग में चीख-चीख कर कहा, नहीं। एक बार फिर खौफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ती महसूस हुई। कल रात को किसी का उसकी खिड़की के सामने होना, तो क्या कोई इसे तंग कर रहा है? क्या वो किसी का टारगेट है? इस सवाल ने उसकी तमाम तर तवज्जो समेटी। आंसू बहाते ये सवाल बार-बार उसे तंग करने लगा। उलझनें बढ़ने लगी, सर में दर्द की टीस उठी। वो सर थामे बैठ गई। आंसुओं का सिलसिला कभी थम जाता तो कभी शिद्दत से अपने साथ होने वाली इस दुश्मनी पर उबल आता। बहुत देर तक वो यूं ही बैठी रही, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने मोबाइल उठाया। इस बार वो मैसेज देखने लगी। आज भी मैसेज का अंबार था। इसने पहला मैसेज खोला, जिसमें उसे फॉर्म की तस्वीर भेजकर सवालिया निशान लगाए गए थे। उसने दूसरा मैसेज खोला, जिस पर भी अब क्या होगा का मैसेज देखकर इसका दिल मजीद घबराया। और फिर ऐसे ढेरों मैसेजेस के बाद एक मैसेज पे उसके हाथ कांपे और पलकों से मोती जुदा हो गए। आप ठीक है? बस बस एक ही मैसेज और कुछ नहीं। लेकिन एक मैसेज ने कैसे इसके दिल को कुछ पल के लिए राहत पहुंचाई, ये वही जानती थी। इतने ढेरों में जहाँ सबके एक जैसे ही सवाल थे, वहाँ एक सवाल जैसे भेजने वाला जानता हो वो ठीक नहीं होगी, भेजने वाला जैसे मानता हो कि इसका ठीक होना बाकी हर बात से अहम है। वो इस मैसेज को जाने कब तक घूरती रही, जब तक एक और मैसेज जगमगाया। आप परेशान मत हो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। एक और मैसेज, एक और तसल्ली। वो हल्का सा मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट के साथ ही कई आंसू चेहरे पर फिसल गए। इस मैसेज को भी घूरती रही। जवाब देने की हिम्मत उसकी हो ही नहीं रही थी।
कुछ देर बाद जवाब ना आ जाने पर इस बार उसकी कॉल आने लगी। कांपते हाथों ने वो कॉल उठाई। मोबाइल कान पे लगाए वो दूसरी जानब से एक और तसल्ली की मुंतज़िर थी, लेकिन दूसरी जानब से कुछ बोला ना गया। इसका दिल शिद्दत से चाहा कि वो कुछ बोले, कुछ कहे, उसे तसल्ली दे, उससे कहे कि सब ठीक हो जाएगा। कहे ये कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी जानब खामोशी ज्यों की त्यों बरकरार रही। आखिरकार सारंग, दबी-दबी रुंधी आवाज़ में उसने पुकारा, आप रो रही हैं? अब की दूसरी जानब से सवाल आया। पलकों ने मज़ीद एक मोती का बोझ उठाने से इनकार किया और ज़बान ने लफ्ज़ अदा करने से। अनाब, खुद पर भरोसा रखिए। एक तसल्ली जो सारी आग पे पानी की कतरे की तरह पड़ती महसूस हुई। कैसे करूं खुद पे भरोसा, जबकि और किसी को मुझ में भरोसा नहीं। उसने अपना दिल इसके सामने रखा। कोई दूसरा अहम भी नहीं है। मुझे भरोसा है आप पर और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मुजरिम बने? अनाब का दिल दिए दिए की मानो एकदम तेज धड़क कर अपनी रफ्तार पर वापस आया, लेकिन वापस आते दिल में बहुत कुछ बदल जरूर गया था। आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि वो ब्लॉग कहीं मैंने शायद तो नहीं की? आपने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी से शायद ही कोई रियायत मिले? आपने मुझे ये क्यों याद नहीं करवाया कि मैं बुरी तरह फँस चुकी हूँ? खुश्क आँखों के सामने देखते ज़हन में कुछ देर पहले आने वाले इस पैगाम को याद करते वो गुमसुम सी बोली। दूसरी जानब खामोशी रही। उसे लगा जैसे कॉल बंद हो गई हो। उसने बेयकीनी से मोबाइल कान से जुदा करके देखा, लेकिन कॉल अब भी कनेक्ट थी। वो 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 वही सन मौजूद था। कुछ देर के तवक़्क़ुफ़ के बाद स्पीकर से उसकी आवाज़ उभरी। मैं जानता हूँ ये आपने नहीं किया। अपने सामने रखे लैपटॉप को देखते हुए गहरी आवाज़ में बोला। मुझे आप पर यकीन है। एक लम्हे को ठहर कर उसने अपनी बात मुकम्मल की। अनाब के होंठों पर इसके जवाब ने हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी। शुक्रिया। किस लिए? वो भी इसी हल्का सा हंसते हुए पूछने लगा। मुझ पे यकीन करने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए और मुझे बस सारा शुक्रिया आज ही अदा करेंगी क्या? आगे के लिए बचा कर रखिए ना कुछ। अनाब हंस दी, पर वो हंसा नहीं। हाँ, लेकिन मुस्कुराया ज़रूर था। मुस्कुराहट और हंसी में फ़र्क होता है ना? मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ सर, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। मेज़ पर थोड़ा आगे को झुके वो अदब से बोले। मैं भी इसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ मंज़ूर। मैं जानता हूँ कौन से मामलात कैसे हल किए जाते हैं। कुर्सी से टेक लगाते, टाँग पे टाँग रखे वो मेज़ की दूसरी जानब बिल्कुल उसी वक़ार से बैठे थे जिससे वो कभी मेज़ की दूसरी जानब मौजूद कुर्सी पर बैठा करते थे। मेज़ पर रखी डैन मंज़ूर बशीर के नाम की तख्ती जगमगा रही थी। बात बहुत आगे तक गई है। अगर हम इस मामले को यूँ रफ़ा-दफ़ा कर देंगे, तो कल कोई भी ऐसा कर सकता है। कोई भी हरा-भरा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता है। उन्होंने दलील पेश की। मेरी पोती कोई ऐरी-गैरी नहीं है, वो मीर इफ्तिख़ार फ़ारूक की पोती है। वो लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए भरपूर अंदाज़ में बोले। लेकिन सर, वो कुछ बोलते इससे पहले वो उन्हें टोक चुके थे। मंज़ूर मैं भूला नहीं हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी और इसमें बड़े-बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों के लिए क्या-क्या किया है। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि कौन यहाँ कैसे और किस तरीके से आया है। मेज़ पर डैन की तख्ती को देखते तंज़िया बोलते उन्होंने गहरी चोट की। सामने बैठे शख्स के माथे पर दो बल बल 2 बल में बल उभर कर गायब हुए। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कुछ पल के लिए रुके और कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद बोले, मैं कुछ करता हूँ। वैसे तो ये मामला मेरे अंडर नहीं, लेकिन आपकी खुशी के लिए ये मामला मैं खुद सँभालूँगा। आज का दिन भी परसों से कुछ कम न था। पूरा दिन वो सबसे छुपती-छुपाती रही। आज सारंग से बात करने के बाद उसे बेहद हौसला मिला था। आज कोई था जो उसके साथ था। आज कोई था जिसने उसके साथ होने की यकीन दहानी करवाई थी। आज कुछ और भी मुख्तलिफ था। आज ताज आलवी उसके साथ खड़े थे। यूनिवर्सिटी से वापस आकर उन्होंने सबसे पहले ये खुशखबरी उसे ही सुनाई थी कि उसकी सस्पेंशन ख़त्म कर दी गई है। इनकी बात सुनकर वो शर्मिंदगी के समंदर में गोता-ज़न हो गई। वो घरवालों का सामना करने की हिम्मत भी खुद में नहीं रखती थी। सबसे दूर वो आज टेरेस पे आई थी। वो अमूमन टेरेस का रुख कम ही किया करती थी। छत पर आते ठंडी हवा के झोंके ने उसे खुशामदीद कहा। वो यूं ही सोचों में गर्क टहलने लगी। टहलते वो टेरेस के दाएं हिस्से की जानिब मुड़ी, लेकिन अगले ही पल इसका सांस रुक गया। छत के इस हिस्से पर एक रस्सी डालकर कुछ कागज वहां लटकाए गए थे। उसके चेहरे का रंग भग से उड़ा था। इसकी जगह खौफ ने ले ली थी।
छत का वो हिस्सा बाकी हिस्सों से कुछ अलग रहता था। लेकिन जिस चीज़ ने उसे साकिन किया था, वो वहाँ लगी रस्सी और उस रस्सी पे लगे कुछ चीज़ें थीं, जो पहले उसने कभी वहाँ नहीं देखी थी और इससे भी ज़्यादा उसे खौफ़ज़दा करने के लिए वो नोट्स थे जिन पर कुछ लिखा था, लेकिन शाम होने के बाद वो पढ़ नहीं पा रही थी। वो आहिस्तगी से खौफ़ से लरज़ते वजूद के बावजूद आगे बढ़ी। कुछ फ़ासला तय करने पर वो अल्फ़ाज़ वाज़ेह हुए। हर बड़ी गेम में चीट चीट कोड होते हैं। अगर तुम चाहो तो ये गेम ख़त्म करने के लिए चीट कोड का इस्तेमाल कर सकती हो। 2 सत्रों पर लिखे अल्फ़ाज़ उसे समझ न आए, लेकिन उसके लिए मज़ीद वहाँ रहना मुहाल हुआ। वो उल्टे पाँव वापस पीछे हटती गई, जब दाएँ कोने से किसी के हँसने की हल्की-सी आवाज़ सुनाई दी। खौफ़ पूरी शिद्दत से इस पर हमलावर हुआ था। पत्थर की बन जाने के खौफ़ से वो बुरे बगैर दीवानावार भागी। अपने कमरे में आकर उसने मज़बूती से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़े के साथ ही ज़मीन पर बैठती चली गई। वहाँ बैठे जाने कितनी देर ही उसको अपना वहम साबित करते खुद को नॉर्मल करती रही, जब अचानक खिड़की पर नज़र पड़ते ही वो इनकी जानिब बढ़ी। एक खिड़की बंद की, इस पर पर्दा अच्छे से डाले वो दूसरी खिड़की की जानिब बढ़ी। वो खिड़की भी बंद करने की ग़र्ज़ से उसने हाथ बढ़ाया जब उसकी नज़र गलती से खिड़की से बाहर फिसली, लेकिन वापस ना उठ सकी। घर की जानिब कोई बढ़ रहा था। वो अपनी आँखों पर यकीन ना कर पाई। खिड़की पूरी बंद करते वो एक बार फिर दरवाज़े की जानिब जागी और दरवाज़ा खोलते निचली सीढ़ियों की तरफ आई। तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ उतरते वो विश्वा से टकराई। कहाँ जा रही हो इतनी तेज़ी में? विश्वा पूछे बगैर न रह सकी। वो भागते हुए बोलती, वो बाहर। लेकिन बात अधूरी छोड़े ही सीढ़ियाँ फलांगती उतर गई। वशमा भी हैरानी में इसके पीछे दबकी। अभी वो घर के दाखिली दरवाजे पर पहुंची थी। वो सामने से दाखिल होते दिखाई दिए। आज़र भाई! वो खुशी से तकरीबन चीखते इनके करीब आए। उसे देख आज़र के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल सी गई। करीब आते ही उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कैसी हो मोटी? आप तो अब भी अंधे ही हैं, मैं कहाँ मोटी हूँ। लगता है मामा मेरे हिस्से का खाना भी तुम्हें दे रही थी अब। भाई, विश्वा की आवाज़ भी अनाप जितनी गर्मजोशी थी। छोटी, तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। देख लें, अब मैं छोटी नहीं हूँ, इसलिए आप अब से आप मुझे विश्वा कहा करें। विश्वा इन दोनों के करीब आई और मैं भी मोटी नहीं रही, अनाब ने लुकमा दिया। अब ये किसने कह दिया तुम्हें? आज़र हँसा। भाई मैं छोड़ें इसे भाई, आप अंदर आएँ, मामा और दाजान आपको देख के बहुत खुश होंगे। विश्वा ने इनका हैंडबैग थामा, अनाब ने मुँह बनाया। वो तीनों मुस्कुराते लिविंग रूम की जाने पड़े। क्या रिपोर्ट है? ईयरबड्स कानों में लगाए वो दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाले सड़क के किनारे चल रहा था। अभी तक तुम्हारा काम नहीं हो सका। मोबाइल से होते इसके कानों में लगी नन्ही सी डिवाइस से वो मर्दाना आवाज़ उभरी। क्या मतलब अब तक नहीं हुआ? मैंने तुम्हें इस काम की इतनी बड़ी रकम ऐसे ही तो नहीं दी? कोई खैरात तो नहीं कर रहा मैं? सारंग की आवाज़ में आई सख्ती वाज़ेह थी। वो चलते-चलते अपने घर के ऐन सामने खड़ा हुआ। काम भी तो इतना पड़ा है। अगर ये इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता। जानते तो तुम भी हो। मेरे अलावा तुम्हारे ये काम कोई कर भी नहीं सकता। दूसरी जानिब से भी जताए जाने वाले अंदाज में जवाब आया। सारम अब घर में दाखिल हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। इस काम के लिए कुछ और भी है जो मुझे चाहिए। क्या? कमरे का दरवाज़ा धकेल कर सारम कमरे में दाखिल हुआ। क्या? दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ पर वो चौंका। पर क्यों? दूसरी जानिब से कुछ कहा गया। अच्छा ठीक है। आखिरी बात कहते सारम ने मेज़ पर रखा लैपटॉप उठाया और साथ ही रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप ऑन करने लगा। ये भी दो ना, सेहत देखो अपनी कैसे सूख के कांटा हो गए हो। रात के खाने पर वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कौसर खातून बार-बार आज़र को कुछ न कुछ पेश कर रही थी। अब आप क्यों मेरे वज़न की दुश्मन बन रही हैं? आज़र इनके इसरार पर बोला। हाँ, तो शक्ल तो देखो ना अपनी, पहचाने नहीं जा रहे। इतने में सेहतमंद थे जब यहाँ से गए थे। सब पता चल रहा है मुझे। तुमने वहाँ ज़रा नहीं ख्याल रखा अपनी सेहत का। आ गया हूँ ना, अब आप ख्याल रखें, जैसा पहले कर लेना। वो प्यार से बोला। भाई वैसे इस बार कितने दिनों की छुट्टी पर आए हैं? विश्वा ने सवाल किया। आज़िर के चेहरे पर साया सा लहराया। हाँ, ज़्यादा छुट्टियों पर आया हो ना इस बार? पूरे 1 साल बाद तुम्हें देखना नसीब हुआ है। पिछली बार की तरह अभी तो सिर्फ़ 2 हफ्तों के लिए तो नहीं आए ना? खुसरो खातून फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं दुबई वापस नहीं जाऊँगा। सबने चौंक कर आज़र की तरफ देखा। क्या मतलब? ताजन बोले। आप ही सब कहते थे ना, अपने मुल्क में रहो, यहाँ जॉब करो, तो बस आ गया। आज़र अब भी लापरवाही दिखा रहा था, जबकि बाकी सब अब हैरानी से उसे देख रहे थे। एक दिन और इख्तिताम को पहुंचा। एक और रात ढली। आज़र, विश्वा और वो रात देर तक बैठे बातें करते रहे। आज़र के आते वो बाकी सब भूल गई थी।
रात के दूसरे पहर नींद से बोझल आँखें लिए वो बेड पर लेटी थी, जब इसका मोबाइल बजा। वो चौंकी, एक ही पल में दिमाग कितने खदशात की जद में आया। डरते-डरते उसने मोबाइल उठाया। वहाँ सारंग का नाम जगमगाता देखकर उसने सुख का साँस ले खींचा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैसेज पढ़कर वो कुछ हैरान हुई। अभी? उसने लिख कर भेजा। नहीं कल। दूसरी जानब से संजीदगी से जवाब दिया गया। वो कुछ जुज़-ब-जुज़ सी मोबाइल को घूरती रही। कल यूनिवर्सिटी आ रही हैं? सारंग ने अगले मैसेज ने उसे मज़ीद हैरान किया। जी, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने तो आपको नहीं बताया। मैसेज भेजकर वो दूसरी जानब के पैगाम का इंतज़ार करने लगी। आपके दादा आए थे आज यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगा आपकी सस्पेंशन ख़त्म हो गई होगी। आप मेरे दादा को कैसे जानते हैं? इन तमाम वाक़यात के बाद अनाब अगर शक की मिज़ाज हुई थी, तो कुछ गलत न था। अनाब, आप क्या पूछना चाह रही हैं? अनाब ने होंठ खींचे। आपके दादा को कौन नहीं जानता? 1 साल पहले तक वो यूनिवर्सिटी के डीन थे। इन्हें तो पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। अनाब ने ज़बान दाँतों तले दबाई। सारंग के जवाब ने उसे शर्मिंदा किया था। आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं? अनाब ने बात बदली। अनाब, आपको मुझ पर एतबार है? सारंग ने बात बदलने ना दी। अनाब बहुत देर तक मोबाइल को घूरती रही। एक लफ्ज़ का जवाब उसने लिखा नहीं जा रहा था। कल मिलते हैं। बाय। आखिरी मैसेज टाइप करके सारंग ने मोबाइल गुस्से से साइड टेबल पर पटका। उसके चेहरे पर बल नज़र आ रहे थे। वो इस मैसेज को भी घूरती रही। क्या उसने सारंग को नाराज़ कर दिया था? सारंग कौन था और कब इसकी ज़िंदगी में आया था? उसने सोचा। जनवरी की खूबसूरत सर्द सुबह उसके ज़हन में ताज़ा हुई। उसका यूनिवर्सिटी में ये तीसरा हफ्ता था। वो एक फ्री पीरियड था जब वो राबिया हिबा कैफ़े में बैठे शायद किसी मौज़ू पर बहस कर रहे थे। अचानक ही उसे कुछ याद आया था। ओह! मैंने तो अभी तक नोट्स प्रिंट नहीं करवाए। कौन से नोट्स? हिब्बा ने पूछा। फिज़िक्स के। अभी तक नहीं। कल तो असाइनमेंट की लास्ट डेट है। राबिया ने याद करवाया। हाँ ना, मैं भूल गई। उफ़! मैं चलती हूँ। बैग उठाए वो तेज़-तेज़ कदम उठाते कैफ़े से निकल गई। तकरीबन भागते हुए वो यूनिवर्सिटी की बुक शॉप पहुंची। दरवाज़ा धकेलते वो अंदर दाखिल हुई। इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते वो दुकानदार को ढूंढने लगी, लेकिन उसे दूर-दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अंकल, वो हल्के से बोली, लेकिन जवाब नदारद। वो मायूस होते वापस जाने लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसे प्रिंटर चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो पलटी। आहिस्ता-आहिस्ता चलते वो प्रिंटर की जानिब आई। वहाँ कोई मौजूद कुछ कागज़ प्रिंट करने में मसरूफ़ था। प्रिंटर सतून के पीछे मौजूद होने की वजह से वो इससे पहले देख ना पाई थी। सामने मौजूद शख्स ने आने वाले को शायद देखा था या शायद देखकर अनदेखा ज़ाहिर किया था। अनाब कुछ देर इसकी तवज्जो की मुंतज़िर रही, लेकिन वो उसकी तवज्जो को हासिल करने में नाकाम रही। वो अपने हुलिये से स्टूडेंट लग रहा था। सुने, आखिरकार अनाब ने उसे खुद ही मुखातिब किया। सामने मौजूद शख्स ने सर उठाया। खिड़की से छनकर आती सूरज की रोशनी इस शख्स के चेहरे पर पड़ती उसकी नक्कोश को वाज़ेह कर गई। अनाब का मुंह हल्का सा खुल गया। वो जहाँ थी वहीं साकत हुई। कुछ बदला था उसमें। गहरे भूरे बाल, जिन्हें फौजी कट की सूरत में तराशा गया था, ताबेदारी से इसकी चौड़ी पेशानी पर विराजमान थे। सीधी नाक, जो उसकी हैसर रंग में लिपटी आंखों के दरमियान अपना रास्ता बनाई हुई थी। नाक की सिफ पर चलते इसके नाबिल लब, उसकी खड़ी नाक, उसकी शख्सियत को मगरूर बना देने में कोई कसर छोड़ती तो बाकी काम इसकी ब्राउन हल्की दाढ़ी और मजबूत मर्दाना सरापा पूरा कर देता था। जी, मगर फिर भी बनाने वाले ने इसकी नक्कोश में नरमी का अंसर शामिल कर रखा था। उसकी भारी मर्दाना आवाज़ इर्द-गिर्द गूंजी। जनाब ने उसकी शख्सियत में ऐसी खोई कि चंद पल के लिए वहाँ क्यों और किस लिए आई थी सब उसके ज़हन से महव हो गया। एक्सक्यूज़ मी। वो उसे यूँ देखकर उसने एक आईब्रो उठाए उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो वो अंकल कहाँ हैं? मुझे से एकदम याद आया। वो शायद बाहर गए हैं। वो प्रिंटर से आते कागज़ निकालने लगा। कब तक आएँगे? अनाब ने पूछा। आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। इसका लहज़ा लापरवाही लिए हुए था। अनाब मायूस हुई। मुझे तो नोट्स प्रिंट करवाने थे। अनाब बड़बड़ाते पलटी। सुने, इस बार उसने मुखातिब किया। जी। अनाब झटके से वापस मुड़ी। दोनों की नज़रें मिली। उसने पहली बार अनाब को गौर से देखा। कमर तक आते बाल जो उसके छोटे से चेहरे को हाले में लिए हुए थे। दंबालादार आंखें जिन पर पलकों का रेशमी झुकाव। गुलाबी मालिया याकूती होंठ।
मासूम बच्चों जैसी हल्की-सी मुस्कुराहट ऐसी थी कि इस चमकती जिल्द पर हर एक देखने वाले को भा जाती। अगर आपने नोट्स प्रिंट करवाने हैं तो लाइए मैं कर देता हूँ। हाथ में प्रिंट हुए पेपर्स पकड़े वैसे कुछ फासले पर खड़ा था। आप कर देंगे? जी। उसने हाथ बढ़ाया। अनाब की पलकों में लर्जिश पैदा हुई। उसने कुछ झिझकते अपने नोट्स उसे थमा दिए। उसने कागज अलहदा करते प्रिंटर में डाले और बटन दबाया। पेपर प्रिंट होते दूसरी जानब से निकलने लगे। अनाब करीब खड़े खामोशी से सारी कार्रवाई देख रही थी। आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं? पेपर्स निकालते हुए मसरूफ अंदाज में बोला। जी। आपको कैसे पता? अनाब हैरान हुई। नोट्स पे लिखा है। उसने अभी उसे देखे बगैर लापरवाही से कहा था। और आप? अनाब ने पूछा। कंप्यूटर साइंस? दो लफ्ज़ों का जवाब आया। उसके बाद एक बार फिर खामोशी छाई। वहाँ मौजूद आवाज़ प्रिंटर के चलने और पेपर के निकलने की थी। फ्रेशर? नोट्स प्रिंट करके उसने स्टेपलर की मदद से उन्हें इकट्ठा करके उसकी जानिब बढ़ाया। जी। नोट्स थामते हुए बोली। हुँ। सर को ज़रा-सा झुकाते उसने जैसे खुदा हाफ़िज़ कहा और चल दिया। और आप भी? अनाब की आवाज़ पे वो रुका। नहीं। मोड़े बगैर एक लफ्ज़ में जवाब देते उसने एक बार फिर कदम बढ़ाए। अनाब वहाँ खड़े उसे जाते हुए देखती रही।